अमित शाह अभिभाषण आसुची लाइव सीधा आपन को नहीं जाऊँ करता है। अगर उसको समझना है तो इसके पहले के 30 साल देखना बहुत जरूरी है। 20 साल तो सबने देखे हैं क्योंकि वो एक राज्य के मुख्यमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री थे। जो चुनौती आई वो भी सार्वजनिक रूप से आई, जो सिद्धि आई वो भी सार्वजनिक रूप से आई। मगर जो चुनौतियां और सिद्धि का सामना करना और सिद्धियों को प्राप्त करना, ये जो कला है वो कला कहां से आई? अगर वो समझना है तो वो 30 साल की उनकी यात्रा जो एक कार्यकर्ता के नाते की गई, एक स्वयंसेवक नाते की गई, एक मूक समाज सेवक के नाते की गई, इसके अंदर जाना पड़ेगा। मित्रों, 30 साल तक गुजरात और देश के चप्पे चप्पे में उन्होंने भ्रमण किया, संगठन को बनाने का काम किया, समाज की समस्या को समझने का काम किया, दिन रात समस्या का समाधान क्या होता है इसका चिंतन करने का काम किया और व्यक्तियों को परखने का भी काम किया। राजनीतिक दल में काम करते करते, इसके संगठन को घड़ते घड़ते, अनेक प्रकार के लोगों को परिचय करते, सबको संगठन के काम में कैसे समाहित कर सकते हैं, वो कला को भी वहीं पर उन्होंने 30 साल के अंदर आत्मसात किया। और आपदा को अवसर में कैसे परिवर्तित करते हैं वो भी वो 30 साल की यात्रा के अंदर ही सीखने मिला है। जब तक मोदी जी के अगले 30 साल को नहीं समझते हैं, ये 20 साल का परिचय किसी को भी अच्छे से नहीं होता है। मित्रों, क्योंकि मैंने उनके साथ लंबे समय से काम किया है, मैंने अनेक समय पर उनको देखा है कि बुरे से बुरे वक्त में आशा रखते हुए, प्रचंड पुरुषार्थ करते हुए, उसमें से मोदी जी को सफलतापूर्वक बाहर निकलते हुए मैंने देखा है। एक आदर्शवादी नेता जो लक्ष्य के अलावे, देश के अलावे, देश के गौरव और देश के भले के अलावे किसी की चिंता न करता हो, इस प्रकार के आदर्शवादी नेता का परिचय उसी 30 साल के अंदर हुआ है मित्रों। और जब अगर उनकी लड़ाई को आज समझते हैं, कई लोग कहते हैं कि मोदी जी का कंट्रीब्यूशन अनेक क्षेत्रों में बहुत बड़ा है, हम सब जानते हैं, मगर मोदी जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने इस देश के लोकतंत्र की जड़ों को पाताल तक गहरी करने का काम किया है। मैं दो चीजों पर ही प्रकाश डालना चाहूंगा। मोदी जी ने जब से वो मुख्यमंत्री बने, देश के प्रधानमंत्री बने, पार्टी के संगठन का काम देखते थे, तब से इस देश की राजनीति को 60 के दशक के बाद 3 नासुरों ने ग्रसित किया था: परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार। ये 3 ऐसे नासूर थे जिसने सभी लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास किया था। परिवारवाद के कारण जिसमें कितनी भी क्षमता हो उसको मौका ही नहीं मिलता था। तुष्टीकरण के कारण समाज के अंदर कई वर्गों के बीच में बड़ी बड़ी खाई खड़ी होने लगी थी। और भ्रष्टाचार के कारण समाज की अर्थव्यवस्था और समाज कल्याण का अभियान खोखला होता जाता था। मोदी जी ने इस 20 साल के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई योगदान किया है तो इस लोकतंत्र के अंदर से परिवारवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी ने। जितनी भी परिवारवादी पार्टियां थी वो परिवारवाद को अपनी धाती समझकर, अपनी पूंजी समझकर आगे बढ़ती थी। मोदी जी ने इसकी जगह एक और विकल्प खड़ा कर दिया। परिवारवाद की जगह क्षमता की पॉलिटिक्स, परिवारवाद की जगह परिणाम की पॉलिटिक्स, परिवारवाद की जगह पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। लोकतंत्र में वो ही सफल होगा जो गुड्स डिलीवर करेगा, लोकतंत्र में वो ही सफल होगा जो परफॉर्म करेगा। जनता उसी को चुनेगी जो परफॉर्म करेगा। और यूपी के अंदर दूसरी बार चुनकर आना भारतीय जनता पार्टी का 4 चुनाव, 2 लोकसभा के और 2 विधानसभा के, यूपी जैसा राज्य जहां परिवारवाद जड़ कर गया था, गहरा हो गया था, जातिवाद गहरा हो गया था, उस राज्य में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पर
कंटिन्यूअसली 4 विजय सातत्यपूर्ण तरीके से विजय प्राप्त करना, ये बताता है कि इस देश में परिवारवादी पार्टियों की जगह को नरेंद्र मोदी जी का पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस ने समाप्त कर दिया। और मैं इस मंच से कोई डर के बगैर कह सकता हूं कि जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं, या तो उनको बदलना पड़ेगा, उनको बार बार, अगर नहीं बदलते हैं तो बार बार पराजय की तैयारी रखनी पड़ेगी। इस देश की जनता अब परिवारवादी राजनीति को नहीं कर सकती। तुष्टीकरण, एक विशेष वर्ग को विशेष फायदा पहुंचाना, वोट बैंक के रूप में कन्वर्ट करना और लोकतंत्र के सभी को समान अवसर देने के मूल नियम का उच्छेद करते हुए एक विकास की प्रक्रिया को क्षतिग्रस्त कर देना। मित्रों, उन्होंने तुष्टीकरण को भी समाप्त कर दिया। आज नरेंद्र मोदी पर कोई ऐसा आरोप नहीं कर सकता। ढेर सारी स्कीमें जो 80 करोड़ गरीबों के लिए बनी, 60 करोड़ गरीबों के लिए बनी, दोनों प्रकार के वर्ग के लिए बनी हुई स्कीमों में कोई आरोप नहीं कर सकता कि कभी भाजपा का जो समर्थक नहीं है उसको गैस का सिलेंडर नहीं मिला, या उसको कभी भी कोई आरोप नहीं कर सकता कि आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं मिला है। कोई आरोप नहीं कर सकता। सबको समान अवसर मिला है, मगर किसी को विशेष नहीं मिलने दिया क्योंकि वो मुझे वोट देता है इसलिए उसको ज्यादा मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं किया। तुष्टीकरण की राजनीति को मोदी जी ने समाप्त कर दिया। और मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया, इस देश में से भ्रष्टाचार नाम के शब्द पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क कर दिया। आज 130 करोड़ की जनता नरेंद्र मोदी के शासन के बाद इस विषय पर दृढ़ संकल्पित है कि जो भ्रष्टाचार करेगी वो पार्टियों को हम रिपीट नहीं करेंगे। तत्काल चाहे थोड़ा सफलता मिल जाए, मगर मोदी जी की जगह एट 20 पर पहुंचना है तो भ्रष्टाचार इस देश की जनता सहन नहीं करेगी। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करी हुई कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के बाद मोदी जी आए हैं। 8 साल में हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा पाए हैं, एक भी आरोप नहीं लगा। और बैकग्राउंड क्या था? 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले और भ्रष्टाचार कर आए हुए। और मित्रों, यही बताता है कि मोदी जी ने लोकतंत्र की जड़ों को गहरा कर दिया है। दूसरा, 2012 से 14 का कालखंड याद कीजिए। पूरे देश के अंदर एक प्रकार की शंका पैदा हो गई थी, आत्मविश्वास चला गया था। लोग मानते थे कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमारी बहुपक्षीय लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था विफल हो गई है। ये हमारे देश को आगे नहीं ले जा सकती है, क्योंकि 10 साल तक यूपीए की जो सरकार चली वो इस तरह से चली जैसे सरकार का कोई प्रधानमंत्री ही नहीं था। लोग ढूंढते थे प्रधानमंत्री कहां गायब है। प्रधानमंत्री को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता था और हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था। इस प्रकार की सरकार आ गई। जैसा मैंने कहा, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार हुए। देश में, दुनिया में देश की साख नीचे 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 चली जाती थी। आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा दोनों चरमराई हुई थी। दुश्मन देश से आतंकवादी घुसकर हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। दिल्ली के दरबार में किसी के माथे पर जूं नहीं रेंगती थी, उफ करने की हिम्मत नहीं थी। और उसके बाद में समग्र जनता के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल था कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था विफल होने के कगार पर आ गई है। मित्रों, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को, उनके नेतृत्व में हम जीतेंगे तो उनके प्रधानमंत्री बनाएंगे, ऐसा घोषित कर एक चुनाव लड़े और देश की जनता ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। 2/3 बहुमत के साथ 30 साल के बाद पहली पूर्ण बहुमत की सरकार हुई। और इसके बाद जो परिवर्तन हुआ, हम देखते हैं मित्रों, भ्रष्टाचार का नामो निशान खत्म। एक निर्णायक नेतृत्व बाहर है, पॉलिसी पैरालिसिस खत्म हुआ, ढेर सारी पॉलिसियां बनी और देश आगे बढ़ रहा है। सुरक्षा के नाम पर अगर उन्होंने गलती कर भी ली तो उनके घर में घुसकर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर दंडित करने का हौसला आज भारत का है।
ये गौरव जो पैदा हुआ है जनता के अंदर, उसने वो गवाया हुआ जो आत्मविश्वास था, गवाया हुआ विश्वास था, उसको पुनर्जित करा है। आज जन जन मानता है कि हाँ, हमारा देश यही संविधान के तले, यही लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ आगे बढ़ सकता है और विश्व में सबसे ऊपर सर्वोच्च स्थान पर भी हम पहुंच सकते हैं। जनता का ये आत्मविश्वास पैदा करने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। और मित्रों, उन्होंने फैसले भी इस तरह से लिए। पहले राष्ट्रपति चुनने का अवसर आया, एक दलित घर के गरीब एडवोकेट को, श्रीमान रामनाथ कोविंद को महामहिम रामनाथ कोविंद बनाकर दलितों के मन में एक विश्वास पैदा करने का काम किया। और दूसरी बार जब मौका आया तो इसी ओडिशा की पावन धरती की बेटी, जनजातियों में सबसे गरीब जनजाति की बेटी और सबसे गरीब के घर में पैदा हुई द्रौपदी मुर्मू को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्थान पर विराजमान। आप कल्पना कर सकते हैं इस समाजों के मन में कितना बड़ा आत्मविश्वास खड़ा होता है। मैं आज ही सुबह बता रहा था एक कार्यक्रम में, मैं संविधान की सभा का पूरा अध्ययन किया है। संविधान सभा में सभी वर्गों को, सभी प्रांतों को, सभी क्षेत्रों को भी समाहित करने का प्रयास किया गया था। एक कमी रह गई थी, इसमें एक भी ट्राइबल महिला नहीं थी। ट्राइबल तो थे परंतु ट्राइबल महिला नहीं थी। आज वही संविधान ने एक दलित, एक गरीब ट्राइबल महिला को देश का राष्ट्रपति चुना है। आज लोगों को साफल्य, संविधान का साफल्य का अनुभव होता है। मित्रों, मोदी जी हमेशा इसलिए सफल होते हैं कि उनके सोचने की गति ऊर्ध्व गति है, हमेशा ऊर्ध्व सोचते हैं। जैसे दीपक की लौ हमेशा ऊर्ध्व दिशा में जाती है, इस प्रकार से मोदी जी की सोच भी हमेशा ऊर्ध्व दिशा में जाती है। मित्रों, मैं मोदी जी के साथ बहुत समय से काम किया। अंग्रेजी की एक कहावत है मित्रों, ब्लड इज थिकर देन वाटर। जो अपना होता है, खून का जिससे रिश्ता होता है, वो दूसरों से ज्यादा प्यारा होता है। हमारा भी अनुभव है। आप लोग सहमत हैं ना इस थ्योरी से? ब्लड इज थिकर देन वाटर। मगर मोदी जी ने इस कहावत को उल्टा कर दिया है। उनके परिवार को कोई नहीं जानता, सामान्य आदमी का जीवन जी रहे हैं और पूरा 130 करोड़ की जनता उनका परिवार बन गई है। एक व्यक्ति अपने परिवार को भुलाकर 130 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानकर जब जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण 130 करोड़ लोगों के कल्याण के लिए समर्पित कर सकता है, तभी मोदी नाम का व्यक्ति बनता है, तब तक नहीं बनता है। और दिए की लौ की तरह जलना, हमेशा ऊर्ध्व गति से सोचना, परायों को अपना बनाकर उनका ही सोचना और उनके जीवन के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देना। मित्रों, ये संस्कार बहुत कम लोगों में होते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी है। मैंने उनके साथ रहते रहते एक अति संवेदनशील व्यक्ति को देखा है, जिसके मन में देश के दलित, पददलित, आदिवासी, पिछड़े और गरीबों के लिए अपार संवेदनशीलता मैंने देखी है। हर फैसला करते वक्त सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, अंत्योदय की, गरीब कल्याण की, इसके अनुसार सबसे पहले गरीब की सोचना, वो मोदी जी की प्रकृति बन गई है। मैंने उनको एक कर्मठ कार्यकर्ता के नाते भी देखा है। ठीक है, पहले तो काम करते थे, स्कूटर पर दौरा करते थे, कार्यकर्ताओं के घर पर भोजन करते थे, भारतीय जनता पार्टी और पहले संघ का, संगठन का काम देखते थे। मेहनत करना स्वाभाविक था। मगर प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जब भी चुनाव आता है, मैं दावे से कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के देश भर में किसी भी कार्यकर्ता से ज्यादा परिश्रम अगर कोई करता होगा तो नरेंद्र मोदी नाम का कार्यकर्ता करता होगा। एक कर्मठ कार्यकर्ता जब देश का नेतृत्व करता है, एक कर्मठ कार्यकर्ता जब पार्टी का नेतृत्व करता है, तब चुनाव में विजय सुनिश्चित हो जाती है। और ये विजयों की श्रृंखला जो मोदी जी के आने के बाद दिखाई पड़ती है, वो उनके कर्मठ कार्यकर्ता के। एक स्टेट्समैन को भी मैंने उनके अंदर देखा है, जो 125 करोड़ भारतीयों के
विश्वास का प्रतिनिधित्व दुनिया भर में करता है। जब दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण के लिए चर्चा होती है, दुनिया का तापमान बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन के लिए जब चर्चा होती है, अच्छे अच्छे देश भाग जाते हैं, तब मोदी जी खड़ा होकर कहते हैं कि हमें तो वेदों ने सिखाया है, ये दुनिया, ये पृथ्वी मेरी माता है, उसकी रक्षा करना मेरा दायित्व है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूं, भारत पीछे नहीं हटेगा। और शर्म के मारे सारे विदेश के देश वहां पर पेरिस समझौते में साइन करते हैं, तब भारत का जन जन का गौरव बढ़ जाता है। यूएन की असेंबली में पहली बार संबोधन करते हुए कहते कि जिन्होंने दवाइयां बनाई है उन्होंने दुनिया का भला किया है, मगर मेरे देश ने एक ऐसी पद्धति बनाई है जिससे दवाइयों की कभी जरूरत ही न पड़े। और योग को योग दिन मनाने का वो प्रस्ताव करते हैं। सिर्फ 70 दिन के अंदर दुनिया के 170 देश, 70 दिन के अंदर दुनिया के 170 देश योग दिन के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। और हमारी धाती है, हमारी जो संस्कृति है, ये योग का विज्ञान आज पूरी दुनिया ने स्वीकार लिया है। और योग दिन के दिन भी दुनिया भर के लोग योग करते हैं। तब मालूम पड़ता है कि भारत का नेता अगर आत्मविश्वास के साथ दुनिया के मंच के सामने हमारी संस्कृति को, हमारे गौरव को रखता है, तो इसकी स्वीकृति इतनी ही स्वाभाविक है जितना कोई भी बड़े से बड़े देश का नेता रखता है। मित्रों, टीम लीडर के नाते किसी भी पार्टी की सरकार हो, देश के प्रधानमंत्री के नाते इन्होंने कभी भी वहां किस पार्टी की सरकार है नहीं सोचा है। कोरोना में मैंने देखा है, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों का भी फोन आता था, तुरंत ही वहां दवाई पहुंचानी हो, ऑक्सीजन पहुंचाना हो, वहां मेडिकल की टीम भेजनी हो, वहां असिस्टेंस भेजना हो, कभी भी कुछ नहीं। टीम लीडर के नाते, टीम इंडिया के लीडर के नाते हर राज्य को संरक्षित और संवर्धित करने का हमने देखा है। मित्रों, बड़े भावुक नेता है, इमोशनल आदमी है। 20 साल से मोदी जी ने दिवाली कभी भी अपने घर पे नहीं मनाई है। 20 साल से दिवाली हमेशा से बॉर्डर पर सेना के जवानों के साथ। ये भावना जो है, ये संवेदनशीलता है, वो मोदी जी को महान बनाता है। एक निडर सेनापति के रूप में भी हम उसको देख सकते हैं। बड़े से बड़ी चुनौतियां हो, राजनीतिक चुनौतियां तो एक बात है, मगर बड़ी से बड़ी चुनौतियां, डोकलाम में कोई अड़ गया हो, किसी ने उरी पर या पुलवामा पर हमला करा हो, मगर जहां भारत के गौरव की बात आती है, भारत की सीमा की सुरक्षा की बात आती है, भारत की सेना के गौरव की बात आती है, तो मोदी जी चट्टान से भी ज्यादा अड़ीग हो जाते हैं। और हमने देखा है कड़े से कड़े फैसले देकर दुनिया उंगली दांतों तले दबा गई। अमेरिका